Subscribe now and press the bell icon. Never miss an update. नमस्कार साथियों, स्वागत करता हूं सबका इस YouTube चैनल पर जिसका नाम है स्टडी विद पीएन लोधा। साथियों, मैंने इस वीडियो के पहले आज ही शिक्षण विधियों का मॉडल पेपर नंबर 7 अपलोड किया है और कक्षा 11वीं व 12वीं की जो बुक है उससे भी महत्वपूर्ण प्रश्नों का वीडियो अपलोड किया है। 43 प्रश्न उसमें लिए गए हैं। अब देखिए, हिंदी शिक्षण विधियों का ये मॉडल पेपर नंबर 7 है जिसमें आपको व्याकरण के प्रश्न, विधियों के प्रश्न और साथ में जो सिलेबस में नवीन टॉपिक सम्मिलित हुए हैं वहाँ से भी ऐसे प्रश्न मैंने लिए हैं। रही बात नए टॉपिक्स की, तो कल से आपके लिए एक वीडियो रोजाना आएगा नए टॉपिक के ऊपर, विस्तृत रूप से प्रश्न ही नहीं बल्कि मैं आपको उन टॉपिकों को पढ़ाऊंगा भी है साथियों, और वो भी आरबीएससी की बुक्स में से और एनसीईआरटी की बुक्स में से। कल से ये टॉपिक्स के वीडियो आपके रेगुलर रोजाना एक वीडियो आ जाएगा। तो शुरू करते हैं इस वीडियो को। आपका पहला क्वेश्चन है, शुद्ध शब्द का चयन कीजिए। शब्द शुद्धि आपके जुड़ी है तो मैंने उसके भी प्रश्न लिए हैं। अभ्यारण्य, सौंदर्यता, मनोकामना और वाल्मीकि। तो साथियों यहाँ पर बताइए कि कौन सा शब्द शुद्ध है। यहाँ पे देखिए, अभ्यारण्य होता है, सौंदर्यता नहीं होता है, सुंदरता होता है, या सुंदरता होगा या सौंदर्य होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। मनोकामना नहीं होगा बल्कि वो होगा मन है कामना। तो साथियों ये तीन तो गलत है, बाकी वाल्मीकि शब्द सही लिखा हुआ है। विकल्प नंबर 4 सही है आपका प्रश्न 1 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 2 पे आते हैं। अल्प विराम चिन्ह का चयन कीजिए। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा। अब मैं बोल के नहीं बता सकता, नहीं तो फिर आंसर ही सामने आ जाएगा कि कौन सा अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण है। तो साथियों देखिए, ये जो प्रथम विकल्प है ये अल्प विराम चिन्ह का उदाहरण है। अल्प विराम चिन्ह भी मैं आपको सारे ही पढ़ा दूंगा, आप निश्चिंत रहिए मित्रों। प्रथम विकल्प सही है प्रश्न संख्या 2 में, ये अल्प विराम चिन्ह है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 3 पे आते हैं। वे हथियार जिसे हाथ से पकड़कर चलाया जाता है वाक्यांश के लिए एकल शब्द है। अस्त्र, शस्त्र, तीर और हस्त हथियार। तो साथियों हाथ से पकड़कर जिसको चलाते हैं वो है शस्त्र। अस्त्र तो देखो फेंक कर चलाया जाता है साथियों, जैसे तीर बाण होते हैं तो वो फिर वो फेंक कर चला रहे हैं तो फिर वो साथियों अस्त्र है। लेकिन यहाँ पर शस्त्र जैसे तलवार है तो फिर वो शस्त्र के अंतर्गत आएगा जिसको हाथ से पकड़कर चलाते हैं। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 4 पे आते हैं। मानवीय शब्द व्याकरणिक दृष्टि से है संज्ञा, अव्यय, विशेषण और क्रिया। तो देखिए, मानवीय क्रिया तो होगी नहीं, अव्यय भी नहीं होगा, दो चीज है संज्ञा और विशेषण। तो साथियों प्रश्न नंबर 4 की बात करें, मानवीय शब्द। देखिए, मानवीय शब्द में मूल शब्द है मानव, मनु प्लस ए बराबर मानव शब्द बना है जो कि संज्ञा है और इसमें ई प्रत्यय लगा हुआ है। तो साथियों इसके कारण ये एक विशेषण शब्द बन जाता है। अतः यहाँ पर विकल्प नंबर आपका 3 बिल्कुल सही आंसर है प्रश्न संख्या 4 में। चलिए बढ़ते हैं प्रश्न नंबर 5 की ओर मित्रों। प्रश्न नंबर 5 है, आस्तिक शब्द का अर्थ है ईश्वर को मानने वाला, ईश्वर को न मानने वाला, गरीबों को ईश्वर मानने वाला और ईश्वर जिसे गरीब मानते हैं। तो साथियों आस्तिक शब्द का अर्थ किससे लिया जाएगा? प्रश्न नंबर 5 में राइट आंसर बताइए। देखिए, आस्तिक का अर्थ होता है ईश्वर को मानने वाला। जो ईश्वर को मानता है वो कहलाता है आस्तिक और जो नहीं मानता है वो कहलाता है नास्तिक। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 6 पे चलते हैं मित्रों। प्रश्न नंबर 6 है, बसंत ऋतु आने पर फूल खिलने लगते हैं वाक्य रचना की दृष्टि से किस प्रकार का है? संयुक्त वाक्य, सरल वाक्य, मिश्र वाक्य, इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रश्न नंबर 6 का राइट आंसर कौन सा रहेगा कि बसंत ऋतु आने पर फूल खिलने लगते हैं? तो साथियों यहाँ पर प्रथम विकल्प सही है, ये एक संयुक्त वाक्य है। बसंत ऋतु आने पर फूल खिलने लगते, दो अलग अलग वाक्य है ये, इसलिए ये संयुक्त वाक्य का उदाहरण है। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 7 पे आते हैं मित्रों। हम वहां से धीरे धीरे निकले थे जहां लोग पैदल भी धीरे धीरे निकलते हैं। रेखांकित शब्द है विशेषण, क्रिया विशेषण, क्रिया, संज्ञा और क्रिया विशेषण। तो ये रेखांकित शब्द यहाँ पर कौन सा है साथियों? धीरे धीरे। तो धीरे धीरे, तेज तेज, और आपको पता चल रहा है क्रिया की विशेषता बताई जा रही है कि जहाँ लोग पैदल भी धीरे धीरे निकलते हैं, तो ये कहलाएगा फिर क्रिया विशेषण। विकल्प नंबर आपका 4 सही है प्रश्न संख्या 7 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 8 देखेंगे। राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति का द्योतक होती है। यह वाक्य है अपूर्ण भूतकाल का, पूर्ण भूतकाल का, सामान्य वर्तमान काल का, आसन्न वर्तमान काल का।
तो होती है मतलब ये भूतकाल में तो रहेगा नहीं, तो दोनों गलत हो गए। अब देखिए सामान्य और आसन्न, तो आसन्न में मतलब क्रिया अभी अभी हुई है इसका पता चलता है। आसन्न वर्तमान काल, आसन्न वर्तमान काल देखिए ये नहीं रहेगा बल्कि यहाँ रहेगा सामान्य वर्तमान काल, क्योंकि राष्ट्रभाषा राष्ट्र की उन्नति का द्योतक होती है वो तो वर्तमान सामान्य रूप से कहा जा रहा है, इसलिए तीसरा विकल्प सही है प्रश्न संख्या 8 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 9 देखेंगे मित्रों। 9वां क्वेश्चन है, आंसू का बहुवचन होगा आंसुएं, आंसुओं, आंसुएं और आंसू। तो साथियों आंसू एक खुद भी बहुवचन शब्द है, तो फिर इसका आंसू ही रहेगा। विकल्प नंबर 4 सही है प्रश्न संख्या 9 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 10 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। प्रश्न नंबर 10 है, पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली, लोकोक्ति का अर्थ क्या है? अपनी अलग राय, जो सबकी राय सो अपनी राय, पंचों में अत्यधिक विश्वास और उपयुक्त सभी। तो साथियों पंच कहे बिल्ली तो बिल्ली मतलब जो पंचों ने कहा वही मानना, मतलब जो सबकी राय सो अपनी राय। यहाँ पर दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 10 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 11 की ओर बढ़ेंगे। पानी मथने से घी नहीं निकलता मुहावरे का अर्थ है, छोटे कार्य करने से कोई लाभ नहीं होता है, व्यर्थ की बहस करने से कोई लाभ नहीं होता है, घी से दही निकलता है और पानी से घी नहीं निकलता है। तो साथियों पानी मतने से घी नहीं निकलता, इसका अर्थ हुआ व्यर्थ की बहस करने से कोई लाभ नहीं होता है। यहाँ पर आपका प्रश्न 11 में दूसरा विकल्प सही है साथियों। चलिए नेक्स्ट बढ़ेंगे प्रश्न नंबर 12 की ओर। तो 12वां क्वेश्चन है, प्रशिक्षित शब्द में उपसर्ग जुड़ा है, प्रत्यय जुड़ा है, उपसर्ग व प्रत्यय जुड़ा है और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों प्रशिक्षित शब्द में प्र उपसर्ग है, शिक्षा मूल शब्द है, शिक्षा क्या शिष है मूल शब्द, शिष प्लस इसमें भी प्रत्यय जुड़ा है, इत भी प्रत्यय है, तो यहाँ पर उपसर्ग भी जुड़ा है और प्रत्यय भी जुड़ा है। विकल्प नंबर 3 सही रहेगा आपका प्रश्न संख्या 12 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 13 की ओर बढ़ेंगे मित्रों। आपके 13वां क्वेश्चन क्या है, आगमन विधि को अन्य किस नाम से जाना जाता है? विश्लेषण विधि, संश्लेषण विधि, निगमन विधि, उदाहरण विधि। तो साथियों आगमन को निगमन के नाम से तो जाना नहीं जाएगा, विश्लेषण और संश्लेषण के नाम से भी नहीं, बल्कि इसको उदाहरण विधि के नाम से जाना जाएगा। विकल्प नंबर आपका 4 सही रहेगा प्रश्न संख्या 13 में। तो साथियों यहाँ पर आपका प्रश्न 13 में चौथा विकल्प सही रहेगा, उदाहरण विधि के नाम से भी जाना जाता है आगमन विधि को। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 14 पे आते हैं मित्रों। निम्न में से कौन सी रचना शिक्षण की विधि नहीं है? परामर्श विधि, भाष्य विधि, रूपरेखा विधि और निर्देशन विधि। तो साथियों परामर्श विधि, रूपरेखा विधि, निर्देशन विधि ये तो रचना शिक्षण की विधियां हैं, किंतु जो भाष्य विधि है साथियों ये पद्य शिक्षण के अंतर्गत आती है, व्यास या भाष्य विधि जिसको कहा जाएगा। तो आपका दूसरा विकल्प सही है, ये रचना शिक्षण की विधि नहीं है। प्रश्न नंबर 15, रेडियो की सीमाओं को कौन सा श्रव्य साधन दूर कर सकता है? ग्रामोफोन, लिंगुआफोन, टेप रिकॉर्डर और इनमें से कोई नहीं। तो साथियों रेडियो की सीमाएं क्या होती है कि इसमें जब कार्यक्रम आता है तो एक बार ही आता है और टाइम पे अगर आप नहीं सुनो तो वो कार्यक्रम निकल जाता है। अब टेप रिकॉर्डर के माध्यम से आप उसकी सीमाओं को दूर कर सकते हो, उस कार्यक्रम को रिकॉर्ड कर कभी भी भविष्य में दोबारा सुन सकते हो। तो विकल्प नंबर 3 सही माना जाएगा इस आधार पर प्रश्न 15 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 16 पे आते हैं मित्रों। आपके 16वां क्वेश्चन है, शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के उपरांत छात्र द्वारा ग्रहण किए गए अधिगम की जांच हेतु किया जाने वाला परीक्षण कहलाता है। निदानात्मक परीक्षण, उपचारात्मक परीक्षण, उपलब्धि परीक्षण और उपयुक्त सभी। तो शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के बाद मतलब जब बच्चों को आप पढ़ा देते हो तो छात्रों ने कितना ज्ञान ग्रहण किया है, इस हेतु जो परीक्षण करोगे वो उपलब्धि परीक्षण के नाम से जाना जाता है। निदान में तो छात्रों की कमजोरियों की जानकारी और उपचार में उन कमजोरियों को दूर करते हैं मित्रों। तो विकल्प तीसरा सही है प्रश्न 16 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 17 पे आते हैं साथियों। प्रश्न नंबर 17, प्राचीन काल में गुरु अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे? आगमन विधि से, व्याख्यान विधि से, खोज विधि से, प्रयोगशाला विधि से।
तो साथियों प्रश्न नंबर 17 का राइट आंसर बताइए कि प्राचीन काल में जो गुरुजी थे वो अपने शिष्यों को किस विधि से शिक्षा देते थे। तो आगमन तो उस टाइम पे चली नहीं थी, प्रयोगशाला भी नहीं थी, खोज भी नहीं थी, बल्कि व्याख्यान विधि का प्रयोग किया जाता था कि जो भी प्रकरण होता है उन पर गुरुजी व्याख्यान प्रस्तुत करते थे और शिष्य उनको ध्यानपूर्वक सुनते थे। दूसरा विकल्प सही रहेगा प्रश्न संख्या 17 में। चलिए नेक्स्ट प्रश्न नंबर 18, सस्वर वाचन कराने के लिए सबसे उपयुक्त साधन क्या है? आदर्श वाचन है, अनुकरण वाचन है, सामूहिक वाचन है या पाठ्य पुस्तक वाचन है? तो सस्वर मतलब स्वर के सहित किया जाने वाला वाचन ही सस्वर वाचन कहलाता है। इसके लिए सबसे उपयुक्त साधन होता है सामूहिक वाचन, जिसमें समस्त जो छात्र है वो एक साथ वाचन करते हैं। तो तीसरा विकल्प आपका सही रहेगा प्रश्न 18 में। नेक्स्ट प्रश्न नंबर 19, मूल्यांकन में इकाई परक का मुख्य उद्देश्य है अगली कक्षा में प्रोन्नत करना, प्रगति की जानकारी करना, उद्देश्यों की पूर्ति सीमा का ज्ञान कराना और सृजनशील बालकों के लिए। साथियों जो इकाई परक होती है इसका मुख्य उद्देश्य होता है प्रगति की जानकारी करना, कि बच्चों को जो इकाई पढ़ाई गई है वो उन्होंने कितनी सीखी है इसकी जानकारी करना ही इकाई परक का मुख्य उद्देश्य होता है। और आज का अंतिम और 20वां क्वेश्चन देखेंगे साथियों, समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर प्रतिबिंबित किया जा सकता है, फिल्म स्ट्रिप के माध्यम से, स्लाइड के माध्यम से, एपिडाइस्कोप के माध्यम से और मैजिक लालटेन के माध्यम से। तो साथियों समतल पर बिखरी सामग्री को बहुत तेज प्रकाश द्वारा पर्दे पर एपिडाइस्कोप के माध्यम से प्रतिबिंबित आप कर सकते हो। विकल्प नंबर 3 सही है साथियों प्रश्न 20 में। तो आज हिंदी शिक्षण के जो ये टेस्ट था इसमें 20 ही क्वेश्चन थे साथियों, 30 नहीं थे बल्कि 20 ही क्वेश्चन मैंने लिए थे। आपको कैसा लगा टेस्ट, कितने क्वेश्चन सही हुए हैं कमेंट करके हमें जरूर बताइए साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का। मित्रों मिलते हैं अगले वीडियो में।